हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग पॉलिटी के जो है उसमें एक अगला वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा कुछ जो आलोचना होती है कि ये लेंदी है और जो भी इस पे पॉइंट है वो भी देखेंगे। तो पहले हम लोग संविधान की विशेषता कुछ देख लेते हैं कि आखिर हमारा जो संविधान बनाया गया है उसकी क्या क्या विशेषता है। इसमें कुछ पॉइंट है जिससे आप देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है कि हम लोग का जो सबसे लंबा और लिखित संविधान है, मतलब कि ये रिटन में है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो रिटन में है और सबसे बड़ी वाली है। अगर देखा जाए तो रिटन में सबसे पहली जो संविधान किसी देश की लिखी गई है तो अमेरिका की है, ठीक है। और इंडिया की जो है लिखित में सबसे बड़ी संविधान है। ब्रिटेन का देखा जाए तो वो लिखित में नहीं है, उसको मतलब कि एक कोडिफाई फॉर्म में नहीं है, एक बुक फॉर्म में नहीं है। वहाँ जब भी ज़रूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट अपना कानून बना लेती है, अलग अलग वहाँ पे कानून है। उस वही संविधान की तरह काम करता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि सबको क्लब करके एक बुक का दर्जा दिया गया है, वो संविधान है, और उसी के अनुसार हम लोग का देश लगभग रूल करता है। और इसके अलावा भी है कुछ कानून, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, वो भी कानून की तरह काम करता है। और भी है जैसे 1860 का जो आईपीसी सब था, वो भी एक है जो पहले से चलते आ रहा है, हालांकि इस बार अब उसको चेंज किया जा रहा है। तो सब चीज़ है वो सब एक बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य सोर्स। मतलब कि जो हमारा जो संविधान बनाया गया है, जो हमारे संविधान निर्माता थे, तो जो संविधान बनाने के क्रम में क्या किए हैं कि जो ब्रिटिश शासन के द्वारा कुछ अधिनियम लाए गए थे, जैसे 1935 का अधिनियम है, उससे अधिकतर लिया गया है। वो लगभग 80% बोला जाता है कि हमारा जो संविधान का सोर्स है 1935 का जो अधिनियम है उससे लिया गया है। वो ब्लूप्रिंट की तरह काम किया है, क्योंकि उस समय तक वो जो 1935 का अधिनियम है वो पूरा डिटेल में है और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से लाया गया था, इसीलिए वहाँ से हम लोग कॉपी किए हैं। और उससे पहले भी आया था 1919 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम है, मॉर्ले मिंटो जिसको बोलते हैं, 1919 को मोंटेगो चेम्सफोर्ड बोलते हैं। तो वो सब चीज़ है। लेकिन 80% जो संविधान का सोर्स है वो 1935 से है, ये आंतरिक में आएगा। क्योंकि ये इंडिया के में ही रूल कर रहा था, और ब्रिटिश जब थे तो उस समय इंडिया के नहीं बनाया गया था, इसलिए इसको आंतरिक बोला जाएगा। और बाह्य का मतलब हुआ कि हम दूसरी देश से कॉपी किए हैं। जो और कॉपी किए हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, हम लोग बाहर अलग अलग देशों का लगभग बहुत सारे संविधान का हम लोग अध्ययन किए और उसमें देखे कि उसमें से कौन सा पार्ट है जो हमारे देश के अनुकूल, मतलब यहाँ की जो परिस्थिति है उसके अनुकूल काम मतलब करेगी, उसको लिया गया है। और जो हमारे अनुसार कार्य कर रही है या कार्य करेगी उसी को लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं, आयरलैंड से हम लोग डीपीएसपी लिए हैं, और 368 जो है संविधान संशोधन है वो हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। फिर मौलिक कर्तव्य जो लिए हैं रसिया से लिए हैं। इस तरह से है। तो ये है आंतरिक और बाह्य सोर्स, मतलब कि अलग अलग सोर्स से हम लोग इसको लिए हैं। अब ये है कि हम लोग का जैसे फर्स्ट पॉइंट पे देखे थे कि लंबा और लिखित संविधान आखिर इतना क्यों है, तो इसका एक रीज़न है कि इंडिया एक क्या है, वास्ट कंट्री है। यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं यहाँ पे, भाषाएं अलग अलग है। तो इस इतनी बड़ी देश की जो है भौगोलिक दशा अलग है, कल्चर अलग है। तो हम लोग एक सिंपल संविधान के द्वारा नहीं कर सकते हैं, सबकी वो जो अ, उम्मीदें हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उसको सबको डिटेल से कवर करने के लिए हमारा संविधान क्या हो गया है, लेंदी हो गया है। दूसरा और अगर देखेंगे तो हमारा जो संविधान है स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए सेम है होती है, मतलब कि जो संविधान सेंटर के लिए काम करेगा वही संविधान स्टेट के लिए भी काम करेगा। उसी में लिखा हुआ है, कुछ पार्ट केंद्र सरकार के लिए है, कुछ पार्ट राज्य सरकार के लिए है। और उसी में लेटेस्ट वाला में आप देखेंगे तो 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका जो सिस्टम लाया गया है, तो इसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, मतलब लोकल बॉडी का भी व्यवस्था संविधान में किया गया है। तो इस तरह से है। तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, नम्यता एवं अनियमितता का मिश्रण। मतलब कि हमारा संविधान अगर देखा जाए तो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान का कुछ ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे जो इसको
करने में बहुत मुश्किल होगी। अगर विश्व पटल पर देखा जाए तो अमेरिका जो का जो संविधान है वो बहुत रिजिड है, उसका मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर वहीं और दूसरे देश के देखा जाए तो थोड़ा सा आसान होता है उनको मॉडिफाई करना, जैसे ब्रिटेन का ले सकते हैं। तो अगर हम लोग हमारा संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। रिजिड सेंस का मतलब कि जैसे कुछ पार्ट है कि उसको मुश्किल से चेंज होगी। तो कौन कौन सी पार्ट है अगर देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज है उससे रिलेटेड जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो प्रावधान है, उसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, विशेष बहुमत भी चाहिए और प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए, मतलब आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, आधे राज्यों से एक ज़्यादा का। और जीएसटी है जिसको हाल ही फिलहाल में जो लागू किया गया उसमें भी यही था कि हम लोग विशेष बहुमत से उसको पास किए, लोकसभा राज्यसभा से भी, और 50% जो राज्य हैं उनसे भी सहमति लिए, तब जाके ये आया। तो ये हुआ विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से ये ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन। और कुछ पार्ट है सिर्फ विशेष बहुमत से हो जाता है। अब रहा कि विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत होता है कि एक तो जो टोटल सदस्य हैं जो आ रहे हैं मतदान में भाग ले रहे हैं, उपस्थित है, उनका 2/3 चाहिए बहुमत, ठीक है। और दूसरा कि मान लीजिए कि उस सदन के कितने सदस्य हैं टोटल, कितने सदस्य रहे आए हो चाहे नहीं उससे कोई मतलब नहीं, कितने सदस्य हैं, तो उसका 50% चाहिए। तो इसको विशेष बहुमत बोलते हैं, ठीक है। और कुछ संविधान का ऐसा भी भाग है जिसको हम लोग साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं, जैसे राज्यों का नाम चेंज करना, नए राज्य बनाना, ये सब चीज़ जो मैटर है संविधान में उसको हम लोग आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो ये जो अगर 2 पॉइंट देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि हमारा संविधान क्या है, रिजिड है। ये रिजिड के बारे में बता रहा है, और ये क्या बता रहा है कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, आसानी से इसको कर सकते हैं। इसी आधार पे हम लोग इंडियन जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसको हम लोग बोलते हैं जीवंत संविधान, मतलब कि जब भी जैसे परिस्थिति बनता है उसके अनुसार हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर जिस पार्ट का आगे ज़रूरत है उसको कैरी करते हैं, जिस पार्ट की ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग हटा के जो अभी नया परिस्थिति है, क्योंकि हमारा संविधान बना है समझिए कि 1949 में रेडी हुआ था और 50 से वर्क करना शुरू किया है, उस समय से लेकर अभी तक से ये वर्क कर रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वहाँ पे 3-3 बार 4-4 बार संविधान को पूरा ख़त्म करके दूसरा बनाया गया, क्योंकि समय के साथ उनका चल नहीं पाया। लेकिन हम लोग अपने ऐसा है कि ये जीवंत है, मतलब कि इसको आगे हम लोग कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं चेंज करके। तो ये था नम्यता और अनियमितता का मिश्रण। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एकल नागरिकता, मतलब कि जैसे यहाँ देखा जाए तो इंडिया क्या है, केंद्र सरकार भी होती है जो सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है, और राज्य सरकार भी होती है। तो यहाँ पे संघ भी है और राज्य भी हैं, ठीक है। तो इसमें एकल नागरिकता का मतलब कि जो जो भारत का नागरिक हो गया, वो बिहार का हो चाहे यूपी का हो, वो पूरे मतलब कि अगर नागरिकता उसको मिल रही है तो पूरा भारत का मिलेगी, स्पेशल किसी राज्य का नहीं मिलेगी। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में एक तो केंद्र का हो जाएगा अलग, और स्टेट वाइज भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वहाँ कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, तो वहाँ का अलग अलग नागरिकता, वहाँ डुअल नागरिकता है। इंडिया में क्या है, सिंगल है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता। पूरे एक नागरिकता मिलेगी, वही काम केंद्र में भी करेगी और पूरे भारत के लिए भी करेगी, और वही काम राज्य के लिए भी करेगी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार जो लोगों को अधिकार दिया गया है, यहाँ के जो नागरिक हैं चाहे और भी जो लोग हैं उनको कुछ पर्टिकुलर अधिकार दिया गया है ताकि उनका अच्छा से विकास हो सके। इसमें शुरू में 7 अधिकार थे, लेकिन अब इसमें 6 हैं। एक जो था 44th जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। अभी इसमें समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर ये शोषण के विरुद्ध जो होता है उसका अधिकार है, फिर धार्मिक, इसी तरह से करके 6 है पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल रूप से पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका हुआ कि जैसे मान लीजिए कि राज्य है उसको कौन कौन सा वर्क करनी है उसमें दिया गया है। जैसे क्या होता है कि किसी भी देश का सोर्स लिमिटेड होता है, हम पूरे अनलिमिटेड मात्रा में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि ये जो संविधान निर्माता थे कि ये काम हम लोग करना है, जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्स आएगा उसको हम लोग फुलफिल करना है। अभी नहीं करना है, लेकिन जैसे जैसे रिसोर्स आएगा उसको करना है। इसके लिए डीपीएसपी है कि ये स्टेट को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले
6 to 14 वाला जो था एजुकेशन मैंडेटरी नहीं था कि सरकार को फ्री और देना है सबको शिक्षा, लेकिन फिर आया था ये 86वां जो संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ये कर दिया गया था कि अब सबको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ये डीपीएसपी है, और भी है जैसे ग्राम पंचायत के बारे में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, फिर पर्यावरण से रिलेटेड है, फिर इसमें आर्टिकल जैसे 50 है, उसमें देखिएगा कि वो जो हमारी कार्यपालिका और विधायिका है उसका जो है सेपरेशन की बात की जा रही है। फिर 51 में देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय रबरो शांति उसके बारे में बात की जा रही है। ये सब चीज़ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसमें अगर देखा जाए तो ये 36 से 51 तक आर्टिकल जो है इसमें डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। और अगर मौलिक अधिकार देखिएगा तो 12 से 35 के बारे में हम लोग डीपीएसपी और मौलिक अधिकार का फिर आगे हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे। फिर अगर देखा जाए 7th पॉइंट क्या है, मौलिक कर्तव्य। ये जो हमारा संविधान जब शुरू में बना था, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, तो स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया। स्वर्ण समिति के रिकमेंडेशन पे जो 42वां संविधान संशोधन आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, तो उसके द्वारा इसको ऐड किया गया है। इसको हम लोग रसिया से बोरो किए थे, ठीक ना। इसमें नागरिकों को कुछ कर्तव्य बोला गया कि आपको ये काम करना है, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनका जो वो था मोटो था उसको आगे कैरी करना, फिर और देश के विकास के लिए कार्य करना, साइंटिफिक टेम्परमेंट रखना, ये सब चीज़ इसमें बताया गया है। टोटल अभी देखिएगा तो इसमें 11 है, शुरू में 10 था, बाद में एक ऐड किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो उस समय ऐड किया गया था। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, तो सार्वभौमिक मताधिकार है, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी जो वयस्क मताधिकार है उसके बारे में बात की गई है। 18+ जितने भी लोग हैं सबको वोटिंग अधिकार दिया गया है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर इंडिया में सबको एक समान मिल गया आज़ादी के समय ही। वहीं अमेरिका के देखिएगा तो महिलाओं का वोटिंग राइट नहीं था, अश्वेत लोग जो थे उनको वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन इंडिया में सबको एक साथ दे दिया गया, क्योंकि जब फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे तो सब उसी समय लोग डिसाइड कर लिए थे कि हम लोग को ऐसा चाहिए। अमेरिका बहुत पहले ही आज़ाद हो गया था तो उसको इसको अडॉप्ट करने में बहुत सारा समय लगा था, लेकिन इंडिया में हो गया था। शुरू में अगर संविधान जब बना था तो वोटिंग राइट अगर देखा जाए तो 21 वर्ष था, लेकिन बाद में राजीव गांधी की शायद गवर्नमेंट थी, उसके बाद इसको वोटिंग राइट कर दिया गया, 18 कर दिया गया था। कौन सी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 89 में इसको 18 साल कर दिया। पहले जो 21 साल के थे उन्हीं को वोटिंग राइट था, लेकिन अभी क्या है 18 साल के जो है, जैसे ही आपका एज 18 साल हो गया आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी एक है और सभी लोग देंगे, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस आपका एज इतना हो जाना चाहिए, लड़का हो लड़की, अमीर गरीब, कहीं कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं, कहीं भी पैदा हो उसे कोई मतलब नहीं, सबको मिलेगी। फिर 9वां पॉइंट देखा जाए तो हमारे पास एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे जुडिशरी जो सिस्टम है हिरार्किकल है, मतलब कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे बाकी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट आएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से कोर्ट है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ऐसे इस तरह से है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ पावर का शेयरिंग होता है, तो यहाँ पावर के शेयरिंग नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी उसका फाइनल से होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, ठीक है। और ये सबसे पावरफुल कोर्ट होती है और ये इसका बेंच दिल्ली में है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है और अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट होती है। अभी देखिएगा तो 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। और ये एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस है, इसे कुछ इसको दिया गया है, इस संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि ये स्वतंत्र रहे, नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो अ, जो पार्लियामेंट है, चाहे जो कह सकते हैं कि विधायिका और एक कार्यपालिका है, वो उस पर अपना दबाव बनाना शुरू कर सकती है। तो इसको क्या दिया गया है कि इनका जो है कि फिक्स टेन्योर होता है, कि इनका फिक्स प्रोसीड्यूर है कि ऐसे चुनाव होगा, तभी जो इनका सिलेक्शन का सिस्टम है वो कॉलेजियम सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जज बैठते हैं वहीं डिसाइड करते हैं कि कौन सा हाई कोर्ट के जज कौन होंगे और किसका ट्रांसफ़र किधर होगा, वो फिर
राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, फिर वो रिकमेंड करते हैं और उस तरह से उनका होता है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होता है। बीच में आया था, अगर देखे होंगे, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा NJAC आया था ये, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, बोला था कि नहीं, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये जुडिशरी के लिए कमीशन टाइप का आया था। इसका और है कि एक तो ये है कि चलिए ठीक है, इसका फिक्स है 10 ईयर और सिलेक्शन का प्रोसीडर है, प्लस इसका जो सैलरी और अलाउंसेंस जो होता है, जो पेंशन होता है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में अगर आप जज हैं, अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपका जो पेंशन है वो स्टेट से नहीं फिर केंद्र सरकार पे वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट दिया गया है संविधान में कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रह सके। फिर 10वीं पॉइंट देखिएगा तो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यहाँ पे। जैसे इसमें क्या होगा कि एक पार्लियामेंट होता है, उसमें मेंबर लोग आएंगे चुन के, उसी में से एक PM बन जाते हैं। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये ब्रिटेन से लगभग ली गई है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं है, ब्रिटेन से कॉपी नहीं किया गया है। अगर ब्रिटेन और अमेरिका को कंपेयर किया जाए तो अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी अध्यक्षीय सिस्टम होता है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वही मेन होते हैं, ठीक है। अ, इनका फाइनल वो होता है, मतलब कि ये जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनको वो ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, विधायिका में इनका वो जवाबदेही नहीं होता है। एक बार अगर जीत गए तो इनके पास अगर बहुमत रहे चाहे ना रहे, ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, विधायिका के प्रति यहाँ पे जवाबदेही होती है। और ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहीं से लिया गया है। लेकिन ब्रिटेन का पार्लियामेंट इंडिया के पार्लियामेंट से ज़्यादा सॉवरेन है। इंडिया में क्या है कि संविधान सॉवरेन होता है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई भी कानून बन रहा है तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन में जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। जुडिशरी के बारे में अगर देखा जाए तो USA का सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है जुडिशरी, और इंग्लैंड का वीक जुडिशरी है, और इंडिया क्या है, दोनों के बीच का है। उसी तरह पार्लियामेंट का देखा जाए तो पार्लियामेंट इंग्लैंड में ज़्यादा सॉवरेन है और इंडिया में उससे कम है। और अगला पॉइंट देखते हैं, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, मतलब कि 3 टायर गवर्नमेंट, जिसमें शुरू में तो 2 ही टायर था, लेकिन बाद में अगर देखिएगा 73rd और 74th के द्वारा लोकल बॉडी का इसमें डाला गया, एक पंचायती व्यवस्था और एक नगर पालिका वाला व्यवस्था किया गया, ठीक है। पंचायती व्यवस्था का मतलब हुआ कि ये जो गांव की तरफ होती है वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, और जो शहरों की तरफ होती है उसको नगर पालिका वाला बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब पहले क्या था कि एक केंद्र सरकार थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट थी, तो 2 ही था स्टेट लेवल पे। अब इंडिया डाइवर्स कंट्री है, अगर पावर एक जगह रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। पावर को जितना डिसेंट्रलाइज किया जाएगा उतना ही लोकतंत्र अच्छे से काम करेगी, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों की शासन होनी चाहिए। तो लोगों की शासन होनी चाहिए लोकल लेवल पे, और लोगों को पावर देनी चाहिए। गांधी जी का भी वही मानना था कि नहीं, ग्राम पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसको बाद में ऐड किया गया और यहाँ लोकल गवर्नमेंट के या लोकल बॉडी की व्यवस्था की गई, ठीक है। ये 73rd और 74th के द्वारा 1992 में आए थे, लेकिन 93 से इफेक्ट में है ये। फिर अगला है आपातकालीन प्रावधान, मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न। इसमें जो है कि कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा है, जैसे वार हो रहा है, या मान लीजिए कि आम रिबेल हो रहा है, तो उसके इसमें देश को एक मतलब कि इकट्ठा होकर उसके प्रति लड़ना होगा, कुछ आ जाता है जैसे इमरजेंसी कंडीशन, तो उसके लिए दिया गया है। इसमें अगर देखिएगा तो 352 है, 356 है और 360 है। 360 की तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये वित्तीय इमरजेंसी है। जब पैसे उसकी ज़्यादा दिक्कत हो तो वित्तीय इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है। 356 ये राष्ट्रपति शासन होती है, राष्ट्रपति शासन। ये राज्य में अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट सिस्टम फेल हो जाती है तो वहाँ पे वहाँ की जो राज्यपाल है वो रिकमेंड करता है तो राष्ट्रपति शासन लगती है। और 352 है राष्ट्रीय आपात है, मतलब कि युद्ध हो जाए, चाहे बाह्य आक्रमण हो जाए, चाहे सशस्त्र रिबेल हो जाए, तो ये इसकी
ज़रूरत पड़ती है। इसमें अभी तक से 3 बार इसको इफेक्ट में लाया गया है। 356 तो बहुत सारे बार लगाया गया, क्योंकि अब 28 राज्य बहुत सारे हैं, तो अलग अलग राज्य में राष्ट्रपति शासन आते रहता है, ठीक है। बिहार के केस में देखा जाए तो सबसे पहले 1968 में आया था इमरजेंसी सिस्टम, अभी तक से शायद 8 बार आ चुकी है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है बिहार में, ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में लग जाता है तो वहाँ के जो मेन पावर राष्ट्रपति के पास आ जाती है, यानी केंद्र सरकार के पास आ जाती है। केंद्र सरकार फिर स्टेट लिस्ट में भी अपना काम कर सकती है। तो ये है आपातकालीन व्यवस्था। फिर 13वां देखिएगा तो स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय मतलब कि कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जैसे कैग हो गई। कैग अपना रिपोर्ट देती है। कैग जैसे मान लीजिए कोई भी काम हो रहा है, कोई कंपनी है, चाहे बजट है या कहीं सरकार की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसका देखना कि सही से, मतलब पब्लिक फंड का सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, उसके लिए कैग होती है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, संविधान में इसका मेंशन किया गया है। फिर यूपीएससी है, जो केंद्र लेवल पे वो होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं। फिर स्टेट पीसीएस होते हैं, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। फिर इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, ये भी वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। इस तरह से है। स्वतंत्र निकाय है, ये अपना अपना अलग काम कर, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर अच्छा से वर्क करना है तो इलेक्शन कमीशन को या निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र होकर अपना कार्य करना जरूरी है। अगर चुनाव ही स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर जो चुना जाएगा, अगर बेईमान चुना जाएगा, तो फिर लोकतंत्र नहीं बोला जाएगा कि लोकतंत्र अच्छा से वर्क कर रहा है। तो ये है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इतना ही पॉइंट था। तो हम लोग लगभग 13 पॉइंट देखे कि ये है संविधान की हमारी क्या है विशेषता है, और 1-2 पॉइंट है, लेकिन जितना हमको जरूरी लगा दे दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान में कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट पे इसको मतलब आलोचना होती है संविधान की, उसकी देख लेते हैं। तो पहला बोला जाता है कि उधार का संविधान है, मतलब कि हम लोग अलग अलग जगह से बोरो किए हैं। जैसे बताया गया था कि हम आयरलैंड से लिए हैं, डीपीएसपी अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए हैं, अलग अलग जगह से लिए हैं। तो इसी को लोग बोलते हैं कि हम लोग खुद का नहीं बनाए, हम लोग वो दूसरे देश से कॉपी कर लिए हैं। तो इसमें ये है कि हम लोग ठीक है कॉपी किए हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे देश के अनुसार सही है उसी को कॉपी किए हैं, और कहीं चीज़ अच्छी है तो उसको फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, और उसको हम अपने जो परिस्थिति उसके अनुसार करके तब कॉपी किए हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक आलोचना होती है। दूसरी है कि 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी इसको बोला जाता है। हाँ, संविधान जो है हमारा 1935 के लगभग, मतलब जितने भी इसमें भाग है उसका 80% 1935 से लिया गया है। अब लेने का रीज़न ये है कि अंग्रेजों का 200 साल तक शासन चला है। उस साल तक, उतने साल में वो अलग अलग अधिनियम लाए हैं जो इंडिया के अनुसार लाए हैं। तो पहले से ऑलरेडी ला चुके हैं, और इंडिया के लोग चाहे प्रशासन व्यवस्था सब उस रूप में ढल चुकी है। तो इसलिए हम लोग मजबूरी में उसको लेना पड़ा, और हमारे हित में था इसलिए हम लोग लिए। ऐसा हम लोग पर कोई ज़बरदस्ती नहीं था, हम लोग का ये सॉवरेन डिसीजन था कि नहीं ये अच्छी चीज़ है तो हम लोग ले लिए। अच्छी चीज़ लेना कोई बुरी बात है नहीं। तीसरा, गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी, मतलब कि लोग बोलते हैं कि ये इंडिया, मतलब कि अन इंडियन है या इस तरह से है। तो इसका रीज़न ये बोलते हैं कि जो हमारा संविधान जो बनाने वाले लोग हैं, अधिकतर वो बाहर से मतलब पढ़ के आए हैं, चाहे ऐसे चीज़ से पढ़ के आए हैं जो इसका अंग्रेजी व्यवस्था है उस चीज़ से पढ़ के आए हैं, मतलब ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम है उससे पढ़ के आए हैं। तो जो भी चीज़ है लगभग उसी के अनुसार, मतलब उनका बनाने वाले जो थिंकर हैं, तो उस आधार पे इसको बोला गया है। तो ये भी कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर है कि गांधीवाद से दूर, मतलब अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि गांधी जी बोलते थे कि ग्राम सभा चाहे ग्राम पंचायत पर ज़्यादा जोर देने चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बाद में तो फिर 73rd और 74th में तो ऐड कर ही दिया गया, ठीक है। फिर अगला आलोचना क्या होती है कि साइज इसका बड़ा है, विशाल आकार है, मतलब महाकाय एलिफेंट साइज है। तो इसका ये है कि हमारे जो चीज़ है वो देश में अगर देखा जाए तो क्या है, देश इंडिया एक तो बड़ी है, प्लस डाइवर्स है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, भौगोलिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबको अगर एक साथ लेके चलना है तो डॉक्यूमेंट्स तो बड़ा हो ही जाएगा, इसलिए एक बड़ा साइज हो गया। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं है। शुरू में जम्मू कश्मीर के लिए अलग था, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। और अगला पॉइंट बोला जाता है वकीलों का स्वर्ग है, मतलब कि जो वकील है उनका वो ये पैराडाइज है लॉयर का। इसका रीज़न ये है कि बनाने वाले अधिकतर लोग वकील थे, और चाहे इसका लैंग्वेज जो देखिएगा तो जो वकीलों वाली लैंग्वेज है। तो इसमें तो जो, क्योंकि
पेशे से लोग वकालत थे करते थे, तो लोग जो भी लिखे हैं सब क्लियर कट लिखे हैं, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेंदी हो गया है। तो ये सब आलोचना था, और उससे पहले वाले जो थे वो आप लोग जो देखे थे विशेषता था। और विशाल का मैं ये भी है कि विशाल आकार जो इसका है, तो इसमें ये है कि जैसे अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद है, इंडिया में देखिएगा तो जब बना था 395 अनुच्छेद था, अभी लगभग 470 प्लस अनुच्छेद है। फिर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में 120 था अनुच्छेद, अभी है। कनाडा में 147, यानी हमारे पास अनुच्छेद की संख्या ज़्यादा है, तो वहीं रीजन वही है कि हमारा डाइवर्स कंट्री है। और भाग शुरू में तब 22 था, अभी 25 है। अनुसूची 8 थी, अब 12 है। तो इस तरह से है। तो कुछ परिस्थिति ऐसी रही है जो हम लोग को मजबूरी में इतना लेंदी करना पड़ा, और करने से और हमारा संविधान और अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये जीवंत रह पाया, हम अभी तक से वर्क कर रहा है। नहीं तो फ्रांस का देखिएगा तो कई बार उसको चेंज करना पड़ा। चाइना का भी चेंज हुआ है, चाइना में हालांकि अच्छा से तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, अलग अलग जगह पर भी चेंज करना पड़ा, ठीक ना। तो ये था हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक, संविधान की विशेषताएं, और उसका कुछ जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था वो था। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।